इसको अब थोड़ा सा डिटेल करते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आरएनए का जो है वो सिंथेसिस होता है, किसको टेम्पलेट मान के, डीएनए को जो है वो टेम्पलेट मान के, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, जैसे हम लोग पहले भी पढ़े हैं 3 to मतलब 5 to 3 डायरेक्शन में, तो लेकिन इसका अपोजिट वाला जो स्ट्रैंड होगा वो कैसा होगा, 3 to 5, यानी जो टेम्पलेट होगा वो जो है किस में होगा, 3 to 5 में। तो ये जो है अकेला ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि स्टोरेज और जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन दोनों के उसमें जो है काम आता है। तो हम लोगों को आइडिया है कि राइबोजाइम्स जो होते हैं वो एंजाइम की तरह काम कर देते हैं, यानी एक फंक्शनल यूनिट की तरह भी काम करते हैं, और कुछ कुछ जो है वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस जैसे हैं उसके तरीके में जो है वो आरएनए जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है वो ट्रांसमिशन का भी काम कर देता है। तो आरएनए जो है वो दोनों ही चीज़ों में जो है वो काम आ जाता है। और ये जो है वो कुछ जो है वो टाइप्स हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, जैसे mRNA, tRNA, rRNA, और उसके अलावा कई जो है वो छोटे छोटे दूसरे टाइप के आरएनएज होते हैं, और सारे का जो सिंथेसिस होता है वो इसी प्रक्रिया से होता है, ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रक्रिया से सभी का सिंथेसिस जो है वो होता है। ये चीज़ भी हम लोग पढ़ चुके हैं। डीएनए, इसी डीएनए से जो है वो आरआरएनए भी बनता है, इसी से जो है वो एमआरएनए भी बनता है, टीआरएनए, एमआईआरएनए, राइबोजाइम्स, और ये यूवन आरएनए जो कि आरएनए प्रोसेसिंग, एक तरीके का आरएनए प्रोसेसिंग में जो एमआरएनए प्रोसेसिंग में जो मदद करता है वो वाला। आमतौर पे जब हम लोग पढ़ते हैं तो एमआरएनए के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि एमआरएनए ही वो वाला आरएनए है जो कि आगे चल के किसको बनाएगा, प्रोटीन, प्रोटीन के सीक्वेंस का जो निर्धारण करता है या डिटर्मिनेशन, मतलब जो डिटरमाइन करता है प्रोटीन का सीक्वेंस क्या होगा, वो होगा एमआरएनए। तो इसी एमआरएनए वाले को ही हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक रेप्लिकेशन में एंटायर डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो कॉपी होता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में पूरा एंटायर नहीं होता, बल्कि कहाँ से होता है, स्टार्ट साइट से लेकर टर्मिनेशन साइट तक, यानी एक जीन ही कॉपी होता है एक बार में। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में कोई एक जीन कॉपी होगा, और पूरा पूरा जो पोर्शन है डीएनए का, मतलब मान लो ये वाला पहला जीन है तो ये वाले का बस ट्रांसक्रिप्शन होगा, इधर कहीं टर्मिनेशन का सिग्नल आया वहां पे हट जाएगा, फिर ये दूसरा जीन है इसका हो सकता है। इसमें एक चीज और याद रखने की है, जैसे डीएनए के केस में तो हमेशा ही जो है वो फिक्स था कि एक जो स्ट्रैंड होगा उसको हम लोग बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड और दूसरे वाले को बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। तो उस तरीके से इसमें खास ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में मतलब ये फिक्स नहीं है कि किस स्ट्रैंड को जो है वो क्या बोला जाए। हमेशा जिस जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, जैसे मान लो ये जो नीला वाला ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है, इसमें ये वाला जो जीन है, तो जो टेम्पलेट है मान लो उसका जो है 3' to 5' इधर मिला, तो इसमें 5' to 3' एक डायरेक्शन में इसमें आरएनए का सिंथेसिस हो सकता है, यानी इस वाले जीन का सिंथेसिस हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि कोई जीन हो उसमें स्टार्ट साइड जो है उसके इस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री यानी दूसरे वाले स्ट्रैंड में, यानी मान लो ये नीचे वाला जो जीन लिखा है उसके दूसरे साइड में उसका स्टार्ट साइड हो, इधर टर्मिनेशन साइड हो। तो तुम लोग अब यहाँ पे देख सकते हो कि पहले वाला जो स्ट्रैंड है यानी ऊपर वाला जो को अगर टेम्पलेट मानेंगे तो एक जो है वो अलग तरीके का जो है आरएनए बनेगा, और नीचे वाले को जो है वो अगर टेम्पलेट मानेंगे तो फिर जो है वो कुछ अलग तरीके का आरएनए बन सकता है। पर उसका जो डायरेक्शन होगा, मतलब सिंथेसिस का जो डायरेक्शन होगा या ट्रांसक्रिप्शन का जो डायरेक्शन होगा, वो डिपेंडिंग ऑन की टेम्पलेट स्ट्रैंड किस तरीके का है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे ऐसा डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग नाम नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ जिस स्ट्रैंड को जो है वो बेसिस पे, जिस स्ट्रैंड के बेसिस पे जो है वो सिंथेसिस हो रहा है तो उसके हिसाब से नाम देते हैं। तो एक बात यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, वायरसेस के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा कि पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए बोलते हैं। जैसे अभी कोरोना वाला जो है वो पॉजिटिव आरएनए का जीनोम लेके रखा हुआ है। किसी किसी में निगेटिव आरएनए बोलते हैं। वो कैसे बोलते हैं, अगर मान लो ये जो जीन है, ये जीन का सीक्वेंस, ये डीएनए, इस डीएनए से ये एमआरएनए बनता है और इस एमआरएनए से प्रोटीन बनता है।
अगर किसी वायरस में कोई ऐसा आरएनए है जिस आरएनए से सीधे प्रोटीन बना सकता है, या वो आरएनए जो है वो एमआरएनए का जो सीक्वेंस होता है उस एमआरएनए के सीक्वेंस को रखा हुआ है, तो वो आरएनए पॉजिटिव सेंस होगा। और अगर वो जो वायरस है उस एमआरएनए का जिससे प्रोटीन बन सकता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो है वो सीक्वेंस रखता है, तो उसको बोलते हैं निगेटिव सेंस आरएनए। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंस आरएनए के साथ में एडवांटेज ये है कि वो जैसे ही अपने होस्ट में जाएगा डायरेक्ट प्रोटीन बनवा सकता है। निगेटिव सेंस के साथ में ऐसा है कि उसको जाके पहला अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बनवाना पड़ेगा, फिर उस डीएनए से फिर एक आरएनए बनेगा और उस आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा। तो ये जो है वो डिफरेंस है निगेटिव सेंस आरएनए और पॉजिटिव सेंस आरएनए का। तो ये डीएनए और रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो डीएनए का होता है उसके बीच में डिफरेंस है, ये तो हम लोगों ने समझ लिया है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन जो है बहुत ही सेलेक्टिव प्रोसेस है। जिस पर्टिकुलर जीन का रिक्वायरमेंट होगा, इसको जब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे उस वक्त में और थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे, लेकिन अभी यह है कि जिस पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन करना है, अगर जो है वो ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो गया, ग्लूकोज का कंजम्पशन बढ़ाना है और इंसुलिन को ज्यादा बनाना है, तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के बनाने के लिए जो साइकिल चलता है उस साइकिल में जो जीन जाएंगे सिर्फ उन्हीं का एक्सप्रेशन बढ़ेगा, बाकी सबका नहीं बढ़ेगा। तो हाईली सेलेक्टिव प्रोसेस है। जिस चीज की आवश्यकता है उसी चीज को सेल बनाएगा। हर जीन को जो है वो मतलब सिंथेसिस उसका ट्रांसक्रिप्शन करके उससे प्रोटीन बनाते रहना बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाला प्रोसेस है, और सेल जो है उस एनर्जी को ऐसे ही व्यर्थ नहीं करता है, क्योंकि सिग्नल उसको उसी तरीके के लिए मिलता है। स्पेसिफिक कोई एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जहां से जो है वो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट होता है और फिर जो है एक स्पेसिफिक सिग्नल पे जाके जो है वो रुक जाता है। ये स्टार्ट से लेके जहां पे ये रुकता है उसी चीज को हम लोग कहते हैं जीन। आमतौर पे सिग्नल जिस तरीके का मिलता है उसी तरीके के प्रोटीन को कोशिकाओं को क्योंकि बनाने की जरूरत है, तो जिस जो सिग्नल बना उसी के आधार पे जो है वो जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ वेयर टू स्टार्ट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, स्टॉप भी जो है वो डिसाइडेड है, व्हेन टू स्टार्ट जो है वो सिग्नल से मिलता है। ठीक है, व्हेन टू स्टार्ट सिग्नल से मिलता है। हाउ ऑफन टू स्टार्ट, वो जो है वो कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा जो है वो स्टार्ट उनको जो है वो बनाने की जरूरत पड़ती है, तो उसमें कुछ इस तरीके का रेगुलेशन सिग्नल जैसा नहीं होता, क्योंकि उसको सेल को अपने जो डेली के काम करने के लिए आवश्यकता है, जैसे मान लो एनर्जी बनाना है, एटीपी बनाना है, तो सेल को हमेशा जो है वो एटीपी बनाने की जरूरत है, तो एटीपी बनाने वाले जो है हमेशा वहां पे मौजूद रहेंगे। लेकिन किस चीज को कंज्यूम करके एटीपी बनाना है, तो ग्लूकोज होगा तो डिफरेंट चीजें बनेंगी, फ्रुक्टोज अगर सेल को मिल रहा है तो डिफरेंट सेट होंगे, सुक्रोज तो कुछ डिफरेंट। तो हाउ ऑफन टू स्टार्ट और व्हेन टू स्टार्ट ये जो है वो डिसाइड करना होता है, लेकिन वेयर टू स्टार्ट और स्टॉप जो है वो पहले से डिसाइडेड है। बहुत सारे खासकर यूकैरियोट्स में एक होता है कि डीएनए से आरएनए सीधा जो होता है वो फंक्शनल नहीं होता, बल्कि अपने एक प्री आरएनए फॉर्म में जो है होता है, और बाद में उस आरएनए का जो है प्रोसेसिंग करके उसको जो है फंक्शनल फॉर्म में, यानी कुछ मॉडिफिकेशन करके, कुछ जो है उसके बीच के कुछ फ्रेगमेंट्स को हटा के या साइड से कुछ फ्रेगमेंट्स को हटा के उसको जो है वो फंक्शनल आरएनए के फॉर्म में लाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो है नहीं जहाँ पे होगा। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया वाली चीज को जो है वो नोट करके रख लें कि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीनोम है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना एक सर्कुलर डीएनए और उस सर्कुलर डीएनए से भी कुछ कुछ जो है वो प्रोटीन, खासकर जो ईटीएस में जो काम आते हैं उनमें से कुछ प्रोटीन्स जो है वो ट्रांसक्राइब होते हैं और वहां से जो है वो बनते हैं। आरआरएनए जो राइबोसोम में होते हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस वाले पार्ट में होता है, और बाकी जो दूसरे हैं जैसे टीआरएनए एमआरएनए तो उसका जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में सामान्य जैसे सामान्य न्यूक्लियस के किसी भाग में, लेकिन न्यूक्लियोलस में किसका होता है, आरआरएनए का भाग होता है। बेसिकली दोनों में जो है वो सिमिलर है कि किस तरीके से आरएनए का सिंथेसिस होता है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे है, इनिशिएशन के पार्ट में। हालांकि हमारा बीएससी का लेवल है तो हम लोग सिर्फ प्रोकैरियोट्स को पढ़ते हैं इसके उस पे, क्योंकि
यूकैरियोट्स में आरएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, स्पेशली जो इनिशिएशन का प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और हर टाइप के जो आरएनए के लिए उसका इनिशिएशन अलग होता है। एमआरएनए के लिए अलग तरीके से इनिशिएशन होता है, टीआरएनए के लिए अलग, आरआरएनए के लिए अलग, उसमें अलग अलग फैक्टर्स आते हैं और अलग अलग तरीके से इनिशिएशन होता है। इसमें जो एंजाइम काम आता है उस एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए की सहायता से जो है वो किसी आरएनए का जो है वो सिंथेसिस कर रहा है, इसलिए इस एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और शॉर्टकट में इसी को हम लोग बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। और ये आरएनए पॉलीमरेज सभी प्रकार के आरएनए को सिंथेसिस करवा सकता है प्रोकैरियोट्स में। टीआरएनए को भी करवा सकता है, आरआरएनए भी करवा सकता है, एमआरएनए और जो स्मॉल आरएनए हैं सभी को जो है वो करवा सकता है। किसको जो उनके जो डीएनए सीक्वेंस है उसको एज अ टेम्पलेट यूज करके। तो देखो ये वाला इसमें देखो पहला वाला जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है, तो ये हो गया हम लोगों का क्या, कोडिंग स्ट्रैंड। दूसरा जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया। कौन सा? तो जो आरएनए बना वो किससे बना? टेम्पलेट से बना, एंटीसेंस टेम्पलेट से बना। तो मैं जैसे अभी यही बोल रहा था, पॉजिटिव सेंस का मतलब क्या हुआ? वह सीक्वेंस जो एग्जैक्टली जो है वो आरएनए एमआरएनए जो बनेगा उस सीक्वेंस से इक्वल हो। तो जो टेम्पलेट होगा, जो टेम्पलेट होगा उसका जो टेम्पलेट होगा, क्योंकि आरएनए जो बन रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है, तो इस टेम्पलेट का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो किसके किसके जैसा सीक्वेंस रखा रहेगा? आरएनए का। तो इसीलिए इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है इसको पॉजिटिव सेंस या सिर्फ सेंस भी बोल सकते हैं, लेकिन और जो टेम्पलेट होता है उसको एंटी सेंस भी बोलते हैं, क्योंकि एमआरएनए का जो सीक्वेंस है उसका कॉम्प्लीमेंट्री है। तो जो ये पॉजिटिव सेंस या नेगेटिव सेंस या एंटी सेंस जो नाम, पॉजिटिव सेंस, एंटी सेंस, नेगेटिव सेंस जो नाम पड़ा है वो किसके सीक्वेंस के हिसाब से पड़ा है? जो एमआरएनए बनता है उसके सीक्वेंस के हिसाब से पड़ा है। तो इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होना है कि डीएनए में तो इस वाले टेम्पलेट के हिसाब से एमआरएनए का सिंथेसिस हो रहा है तो इसको जो है सेंस बोले, ऐसा नहीं है। जो एमआरएनए जो सिंथेसिस होता है उसके सीक्वेंस से एज इट इज डीएनए के जिस स्ट्रैंड का सीक्वेंस मैच करेगा उस सीक्वेंस को सेंस बोलेंगे। तो पॉजिटिव सेंस वायरस इस तरीके का सीक्वेंस रखते हैं, और जो है निगेटिव सेंस जो है वो इस तरीके का टेम्पलेट वाला जो है सीक्वेंस रखते हैं। तो यहाँ से भी ये चीज जो है वो ध्यान रखना कि एंटी सेंस किसको बोलेंगे और पॉजिटिव सेंस किसको बोलेंगे। ये एंटी सेंस को निगेटिव सेंस भी बोल देते हैं। हाँ सर। हाँ जी। सर ये जो मतलब आरएनए जो भी सिंथेसिस होने के बाद फिर बाद में ये कहना है ना कि भाई ये फलाना एंटी सेंस है, ये कोडिंग सेंस है, मतलब पहले से तो डिसाइडेड नहीं रहता, यही कह रहे थे ना सर आप? मैं थोड़ा कंफ्यूज था इसको लेके। मैं ये कह रहा हूँ कि किस चीज को क्या कहना है। देखो नाम तो, सेल तो कभी नाम नहीं देगा, सेल तो अपने प्रोसेस में चल रहा है। हम लोग अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी ने कोई ना कोई जो है वो नामकरण करते हैं, उसको नाम देते हैं। तो हम लोगों ने जो नाम दिया है किसी को पॉजिटिव सेंस या किसी को निगेटिव सेंस, तो वो किस हिसाब से नाम दिया है मैं वो बता रहा हूँ। समझ रहे हो? यस सर, यस सर, यस। हाँ, उसमें जो है वो सेल का कोई लेना देना नहीं है। जो नाम दिया है, जिसने भी दिया हो, जिस साइंटिस्ट ने भी ये नाम दिया है कि जी। इस ये रहेगा तो ये चीज बोलेंगे, वो किस हिसाब से दिया है वो मैं तुमको समझाया हूँ, ना कि कुछ जी और। सर, जी सर। ठीक। तो अब आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ये मुख्य एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो डायरेक्शन हमारा सिंथेसिस है, चाहे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सिंथेसिस का कोई डायरेक्शन हो या आरएनए जो है वो सिंथेसिस का कोई डायरेक्शन हो, वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होगा, क्योंकि एडिशन जो है हमेशा 3 प्राइम के हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ही होता है, इसलिए जो है इसका एडिशन जो ये जो है हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। और इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एटीपी, जीटीपी, सीटीपी। यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना, टीटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है, यूटीपी की जरूरत पड़ती है। आरएनए पॉलीमरेज कोई सिंगल प्रोटीन नहीं है, बल्कि कई छोटे छोटे जो है वो पॉलीपेप्टाइड से मिलके बना हुआ है। इसमें जो है वो 6 उस तरीके के पॉलीपेप्टाइड है, जिसमें से 2 जो है वो आइडेंटिकल अल्फा, 2 अल्फा पाया जाता है, एक
जो है वो बीटा सब यूनिट पाया जाता है, एक जो है वो बीटा डैश सब यूनिट पाया जाता है और एक जो है ओमेगा सब यूनिट पाया जाता है। और इस तरीके से जो 5 जो बनते हैं इसको हम लोग कोर एंजाइम बोलते हैं। कोर एंजाइम जो हमेशा थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है वो अवेलेबल रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने कल पढ़ा था इनिशिएशन के टाइम में एक एक्स्ट्रा और होता है सिग्मा फैक्टर। तो जब इन 5 के साथ में सिग्मा हो तो होलो एंजाइम सिग्मा जो है वो इनिशिएशन स्टार्ट जब होता है तब उसके बाद में सिग्मा हट जाता है और कौन सा वाला सिर्फ और सिर्फ कोर एंजाइम जो है उससे लगा हुआ होता है। इन फंक्शंस के जो है वो थोड़े अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट काम हैं। जैसे अल्फा के जो 2 यूनिट जो थे, जो आइडेंटिकल यूनिट्स थे, वो जो है वो डीएनए कहाँ से जो है वो सिंथेसिस प्रारंभ करना है, मतलब कौन से डीएनए का जो है वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना है, उसको कौन डिसाइड करता है? अल्फा सीक्वेंस। बीटा जो है वो कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन, नए न्यूक्लियोटाइड के एडिशन को जो है वो कौन मदद करता है? बीटा। तो जैसे हम लोगों के जब रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे तो हर काम के लिए अलग अलग जो है वो प्रोटीन थे, तो वहां पे भी एक सब प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स कहा जाता था। इसमें एक ही आरएनए पॉलीमरेज है और उसी का जो अलग अलग सब यूनिट है वो डिफरेंट जो है फंक्शन को कर रहे हैं। तो पॉलीमराइजेशन या नया न्यूक्लियोटाइड एडिशन बीटा। बीटा डैश वाला जो है वो डीएनए में बाइंडिंग और डीएनए का जो हेलिकेज वाला जो फंक्शन है वो कि डीएनए के जो टेम्पलेट है उसको शॉर्ट स्ट्रेच में ओपन करके रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड को हटा के रखना। ओमेगा के लिए अभी कोई स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो डिस्क्राइब नहीं किया गया है। और सिग्मा जो है वो रिकॉग्निशन द इनिशिएशन साइट यानी प्रमोटर सीक्वेंस में जाके बाइंड करवाने का काम कौन कर रहा था? सिग्मा। ये हम लोगों ने कल भी देखा था। तो ये जो डिफरेंट सब यूनिट है सबके अलग अलग काम है। तो मुझे लगता है ये चीजें हम लोगों ने देख ली। तो ट्रांसक्रिप्शन पहला है इनिशिएशन, दूसरा इलोंगेशन और तीसरा है टर्मिनेशन। वन बाय वन जो है वो तीनों को अब देखते हैं। तो इनिशिएशन किसको बोलेंगे? इनिशिएशन वह स्टेप है जिसमें आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के किसी स्पेसिफिक साइट में या किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस में जाके जो है वो बाइंड करेगा। ये जो डीएनए जो है वो आरएनए पॉलीमरेज के लिए बाइंडिंग के लिए बहुत जरूरी है और जहां कहीं भी बाइंड करेगा वहीं से डिफाइन होता है कि यहीं से इनिशिएशन होगा और यही जहां पे बाइंड हुआ है उसको हम लोग प्रमोटर सीक्वेंस बोलेंगे। जो प्रमोटर होता है उसमें सीक्वेंस जो है वो स्पेसिफिक होते हैं, यानी उस सीक्वेंस के जो है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एडवांटेज होते हैं और क्योंकि उस सीक्वेंस के कुछ कैरेक्टर हैं या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एडवांटेजेस हैं जिसमें आरएनए पॉलीमरेज आसानी से जाके बाइंड कर सकता है, तो इसलिए वहां से स्पेसिफिकली जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट होता है। जनरली जो है वो ये कोडिंग सीक्वेंस में लोकेटेड होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा है कि कोडिंग सीक्वेंस के अलावा जो नॉन कोडिंग या टेम्पलेट के अलावा जो सेंस वाला जो स्ट्रैंड था उस स्ट्रैंड में भी ये मौजूद हो सकता है। खास तौर पे अगर कोई अभी तो प्रोकैरियोट पढ़ रहे हैं तो इसमें पॉलीमरेज वहीं जब प्रमोटर में ही जाके बाइंड करता है, लेकिन यूकैरियोट्स में क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं तो कुछ फैक्टर्स जो है दूसरे स्ट्रैंड में भी इंटरेक्शन कर सकते हैं। प्रोकैरियोट्स में सिंपलेस्ट टाइप ऑफ जो है वो प्रमोटर पाया जाता है और उसमें तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि दो जो है वो कंसेंसस सीक्वेंस पाए जाते हैं, दो जो है वो सीक्वेंस एलिमेंट पाए जाते हैं जो प्रमोटर से जो है वो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग में जो है वो मदद में बाइंडिंग में जो है वो मदद करते हैं। और ये जो सीक्वेंस होते हैं इसमें एडेनिन और थाइमिन ये वाला जो है वो ज्यादा रिच होता है। सीक्वेंस जो है लगभग 6 से 8 न्यूक्लियोटाइड लेंथ का होता है और -35 लोकेटेड अबाउट -35 एंड -10 बेस पेयर अपस्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट पॉइंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्या मतलब होता है अभी देखते हैं। अपस्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन होता है। देयर आर ऑन कोडिंग स्ट्रैंड इंडिकेट्स डुप्लीकेशन। तो कोडिंग स्ट्रैंड में जो है वो ये रिफ्लेक्ट होता है। डायग्राम की मदद से मैं बताता हूँ कि क्या एग्जैक्टली ये कहना चाह रहा है। तो देखो हम लोगों को अगर प्रमोटर देखना है तो ये मान लो कि प्रमोटर का साइट है ये। तो यहाँ ये जो प्रमोटर का जो साइट है यहाँ इस वाले प्रमोटर के साइट में आके अपना जो है वो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा।
तो जो ये -10 या जिसको टाटा बॉक्स या प्रिब्नो बॉक्स भी बोलते हैं, इसका मतलब क्योंकि इसका सीक्वेंस जो है वो टाटा लिखा ही हुआ है, TA ये जो है वो लिखा ही हुआ है, तो इसका जो अर्थ है वो ये होता है कि जो पहला न्यूक्लियोटाइड जो बनेगा, ये वाला जो पहला जो है वो बनेगा, ये इसमें क्या होगा, जो पहला बनेगा तो जो mRNA होगा उसका पहला न्यूक्लियोटाइड इस +1 पे बनेगा। जो mRNA सिंथेसिस हो रहा है उसका जो पहला न्यूक्लियोटाइड इस +1 के बेसिस पे बनेगा। तो टाटा बॉक्स अगर इस +1 से पीछे जाएंगे +1 से 10 न्यूक्लियोटाइड, तब हम लोगों को -10 या टाटा बॉक्स बनेगा। और अगर इस +1 से 35 न्यूक्लियोटाइड पीछे जाएंगे तो हम लोगों को दूसरा एक और बॉक्स मिलेगा, 35 बॉक्स, -35 बॉक्स। एक बात और है कि जो सिग्मा फैक्टर होता है उसकी लंबाई इतनी है कि वो 10 से लेके 35, एक बार जो है वो 10 के पास में बाइंडिंग करता है और एक जो है 35 के पास में बाइंडिंग करता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 17 बेस पेयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ट्रांसक्रिप्शन कितना स्ट्रांग होगा या कितने आसानी से प्रमोटर किस जगह पे बाइंड कर सकता है, वो इस पे भी डिपेंड करता है। ये -10 और -35 कोई ऐसा नहीं कि थंब रूल है कि हर बार -10 में होगा, हर बार -35 में होगा। कुछ इधर उधर हो सकते हैं, मतलब ये -10 वाला -12 भी हो सकता है, -13 भी हो सकता है, -35 वाला -40 भी। लेकिन -10 और -35 में, मतलब एक आइडियल सिचुएशन में जब होंगे तो ट्रांसक्रिप्शन सबसे स्ट्रांग होगा, यानी उसका स्टार्ट जो है बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आरएनए पॉलीमरेज बहुत आसानी से बाइंड कर सकता है। तो जहां से स्टार्ट कर रहे हैं उसके पीछे अगर मुड़ के देखेंगे तो उसको बोल देते हैं अपस्ट्रीम, और अगर उससे आगे जाना है तो उसको बोल देते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन जो होता है उसको पॉजिटिव में डिनोट करते हैं और जो अप होता है उसको निगेटिव में डिनोट करते हैं। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी सर यहाँ मतलब -10 और -35 जो पोजीशन भी है सर, वो हाँ पर्टिकुलर बेस पेयर का मतलब पोजीशन है सर, कि यहाँ जो टाटा बॉक्स और TG जो -35 जो बेस पेयर का वो है सर, उसका पोजीशन है सर। नहीं, एक बार रिपीट करो क्वेश्चन। सर यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है सर जिसको +1 पोजीशन दिया गया है, हम्म देन आफ्टर 10 बेस पेयर सर टाटा बॉक्स होता है सर, तो वो पूरा होल का पोजीशन शो कर रहा है कि पर्टिकुलर एक मतलब न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का सीक्वेंस शो कर रहा जो है। स्टार्टिंग न्यूक्लियोटाइड है उसका पोजीशन। देखो नाम जो -10 बोल रहे हैं या -35 या टाटा प्रिब्नो, जो भी हम लोग नाम रख रहे हैं, नाम कौन रख रहा है, हम लोग रख रहे हैं। यस सर। एक्चुअल में डीएनए में जो पहला न्यूक्लियोटाइड ये आया, यहाँ से गिनते जाओ, 1 यस 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 10वां जहाँ पे आएगा पहला वाला, उस यस जगह सर। को -10 बोल देंगे। तो यहाँ से ये वाला सीक्वेंस मिलना चाहिए 10 में, ठीक। ओके सर। और ये जो एग्जैक्ट जो सीक्वेंस, क्योंकि TAT या उसका अपोजिट दूसरे में ले लें तो ये वाला सीक्वेंस, क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म में यही वाला सीक्वेंस मिलता है, इसी को जो है वो, इसीलिए इसको बॉक्स बोलते हैं। हम लोगों ने इसको बॉक्स बोला है, लेकिन सोचो ये जो है डीएनए का सीक्वेंस है, मतलब ये TAT ये तो हम लोगों ने अलग से लिख लिया है, लेकिन ये तो सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे, ATGC कुछ कुछ। लेकिन क्योंकि ये सभी ऑर्गेनिज्म में कॉमन पाया जाता है, ये एक तरीके का, और जो इस तरीके से कॉमन पाए जाते हैं डिफरेंट स्पीसीज या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नहीं होते, तो इस तरीके के सीक्वेंस को कंसेंसस सीक्वेंस बोलते हैं, जिसमें कोई वेरिएशन नहीं होता। तो इसलिए इसको बॉक्स या कंसेंसस सीक्वेंस या -10 बॉक्स, माइनस जो भी नाम जो जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उसकी अपनी मर्जी है वो क्या नाम देना चाहता है, तो उस तरीके से। लेकिन हमको देखना सर यह है कि +1 से जो है -10 पोजीशन में पहला वाला आएगा, +1 से -35 पोजीशन में पहला वाला आएगा, ठीक है। यस सर, तो इसको कंजर्व है बोल सकते हैं सर हर एक ऑर्गेनिज्म में। कंसेंसस सीक्वेंस जो है वो कंजर्व्ड सीक्वेंस होते हैं, मतलब थ्रू आउट जो स्पीसीज होगा तो कंजर्व्ड होता है। और इसमें भी फिर डिपेंडिंग ऑन कि जैसे टी है तो 100% में हो सकता है, ए हो सकता है कि 75% स्पीसीज जितने नोन है उसमें 75% में ए पाया जाता है, 25% में फिर इसी से मिलता जुलता जी पाया जा सकता है। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है इस सीक्वेंस में, लेकिन मोस्टली में ये चीज पाया जाता है, ठीक है। ओके इसीलिए सर। इसको कंसेंसस सीक्वेंस माना जाता है। कंसेंसस का मतलब ही है कंजर्व, मतलब, ठीक है, सर एक थ्रू रिपीट आउट।
सर थोड़ा स्लो कीजिए, थोड़ा फास्ट हो जाए सर। थोड़ा सा स्लो करना है। यस सर, थोड़ा मतलब आप जो टर्म्स बता रहे हैं सर, मतलब काफ़ी फास्ट लग रहा है सर। अच्छा ठीक है, जो नहीं वो हो रहा है उसको दोबारा जो है वो पूछ लो, मैं रिपीट कर दूंगा। ओके सर। पूछ लो जो भी है तुमको। सर सर आप ये जो बताए सर, क्या? सर अभी कंटिन्यू करते हैं सर, फिर क्लास एंड होने के बाद फिर मैं पूछ सकता हूँ। ठीक है, सर तो तो अभी जो कंटिन्यू। आरएनए पॉलीमरेज है इनिशिएशन प्रोसेस में, यहाँ पे -10 -35 यहाँ कहीं पे जो है वो बाइंड करता है। किसकी मदद से? ये सिग्मा जो फैक्टर दिख रहा है इसकी मदद से। तो सिग्मा का जो एक सब यूनिट है, एक यूनिट जो है वो यहाँ -35 के पास में बाइंड होगा और दूसरा जो है वो -10 के पास में बाइंड होता है। तो ये जो एक जो इधर पे निकला हुआ होगा जो -35 के पास में बाइंड होगा और दूसरा जो है इस तरीके से -10 के पास पॉइंट होगा। प्रोटीन में तो इनका जो डिफरेंस है वो जो है वो स्पेसिफिक होता है। तो ये जो दोनों के बीच में 17 से 18 न्यूक्लियोटाइड का जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस इसके जो सिग्मा के जो दो छोटे मोटे जो निकले हुए सब यूनिट होंगे वो उसके लिए आइडियल है। अगर ये -10 वाला थोड़ा सा इधर खिसक जाए या -35 वाला थोड़ा इधर खिसक जाए, तो इसका जो हम लोग 17 बेस पेयर का जो डिफरेंस बोल रहे थे, ये 17 बेस पेयर का डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो क्या होगा कि ये जो सिग्मा है, ये जो एग्जैक्ट जहाँ पे बाइंड कर पाता है, इसका एक जो है 35 के पास और एक जो है 10 के पास जो बाइंड कर पाता है, इसमें जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए उसमें स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग कराने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक बार इस तरीके से जब बाइंड करा गया, तो जो बीटा डैश वाला है आसानी से एक छोटे से स्ट्रेच को ही ओपन कर पाता है, एक छोटे से स्ट्रेच को ओपन कर देता है इनिशिएशन के लिए। ऐसे जब एक छोटा सा स्ट्रेच ओपन हो जाता है, तो हम लोगों ने कल देखा था कि क्योंकि ये आरएनए पॉलीमरेज सीधे सीधे जो है वो, हाँ एक बात और मैं तुम लोगों को, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए मैं दोबारा बता देता हूँ। ये जो हम लोग टाटा जो बोले हैं, टाटा बॉक्स जो तुम लोग पढ़ रहे थे, ये किस में है? mRNA सीक्वेंस में है। ठीक है, टाटा 80 ये किस में मौजूद होगा? mRNA सीक्वेंस में। टेम्पलेट स्ट्रैंड में उसका कॉम्प्लीमेंट्री है। इस बात को याद रखना। जो टाटा हम लोग बोल रहे थे कि ये mRNA सीक्वेंस जो होता उस मतलब mRNA सीक्वेंस में एग्जैक्टली नहीं होगा, लेकिन जो mRNA वाला जो सीक्वेंस होता, मतलब मान लो ये +1 है, तो इससे इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो बनेगा यहाँ कोई न्यूक्लियोटाइड। तो इस वाले सीक्वेंस में, जिसको हम लोग पॉजिटिव सेंस सीक्वेंस बोल रहे थे, उस सीक्वेंस में टाटा सीक्वेंस होगा। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा उसमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, टेम्पलेट में ही कोई टाटा लिख के आ जाए ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे आते हैं, क्योंकि आरएनए सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। यहाँ पे किसी को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर टाटा तो जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में है, तो आरएनए यहाँ +1 से बनाना है, तो आरएनए को जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम बनेगा। इस वाले टाटा वाले सीक्वेंस के हिसाब से देखेंगे तो ऐसा नहीं है। ये जो टाटा जो मौजूद है उसके अपोजिट स्ट्रैंड से जो है वो आरएनए बनेगा। क्लियर है ये चीज? तो एनीवेज चलो, क्लियर ही होगा तभी कोई कुछ नहीं बोल रहा। इनिशिएशन जो है वो यहाँ +1 वाले से स्टार्ट होता है और पहला न्यूक्लियोटाइड आमतौर पे जो है वो ए ही होता है, क्योंकि हम लोगों का जो स्टार्ट का जो कोडॉन है तुम लोगों को आइडिया होगा वो कौन सा है? AUG सर। हाँ AUG। तो कुछ इसी तरीके के जो है वो कोई AUG, क्योंकि कोडॉन जो है वो स्टार्ट कोडॉन है और A और U दोनों में जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और शुरू में जो है ओपन करना है, तो शुरू में ओपन करने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं लगाना है। तो इसीलिए किसी ऐसी जगह पे जो है ओपन करते हैं, क्योंकि ये A है तो A किससे बन रहा होगा? उसका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब डीएनए में T रहा होगा। तो ये T और ऊपर में AT बॉन्ड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जिसको ओपन करना आसान है। दूसरे A के जस्ट बाजू में U वाला आएगा स्टार्ट करने के लिए। mRNA में AUG चाहिए।
तो दूसरे में U आएगा, तो U के लिए इधर कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहा होगा, A रहा होगा, डीएनए में A रहा होगा। तो दोनों दो हाइड्रोजन बॉन्ड को ओपन करना कंपैरेटिवली इजी है। इसकी जगह में C, ये सारी चीजों को ओपन करने में थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ सकती थी, इसीलिए आमतौर पे जो पहला होता है वो एडेनिन ही होता है, AUG ही हमेशा स्टार्ट कोडॉन तुमको मिलेगा mRNA में। प्रोकैरियोट्स में तो एकदम थंब रूल है कि हमेशा जो है AUG ही मिलने वाला है। तो इसको जो है ओपन करता है और आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो आसानी से जो है वो इसकी सिंथेसिस कर लेता है। और एक बार ये आसानी से AG ऐसे करके छोटे स्ट्रेच बनाता गया, छोटे स्ट्रेच इस तरीके से इस जगह पे बनाता गया। कितना बनाता गया, अपने इस पॉलीमरेज की लंबाई का, अपनी इस पॉलीमरेज की लंबाई का। अब जो है जब इससे लंबा बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ कहीं पे हम लोग देखते थे कि कल एक होल हुआ करता था, उस होल से इस आरएनए को जो है निकालने की आवश्यकता है ताकि ये लंबाई में बढ़ता जाए। तो उस होल को कौन ब्लॉक करके रखा रहता है, सिग्मा फैक्टर। तो इसीलिए सिग्मा फैक्टर कुछ टाइम के बाद रिलीज हो जाता है, और या फिर जब तक सिग्मा फैक्टर बाइंड होता रहता है, ये क्या करता है, इसी जगह में बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ये जो है वो करता रहता है, आगे पीछे ऐसे आगे जाएगा। इतना सिंथेसिस किया, देखा आरएनए नहीं निकला, आरएनए को यहाँ से हटा देगा, फिर पीछे आएगा, फिर आरएनए बनाएगा, आरएनए फिर नहीं निकला, आरएनए को हटाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर बनाएगा। ऐसे छोटे टुकड़े आरएनए के तब तक बनते रहते हैं जब तक इसमें सिग्मा फैक्टर लगा हुआ है, और सिग्मा फैक्टर जो है वो किसी तरीके से आरएनए को पॉलीमरेज के जो वो छोटा सा पोजीशन था जहां से वहां से बाहर निकलने नहीं दे रहा है, तो उस जगह को बोलते हैं एबॉर्टिव इनिशिएशन या एबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हैं। तो एक बार जब सिग्मा फैक्टर यहाँ से निकल गया और आरएनए अब जो है वो पॉलीमरेज से बाहर निकल पा रहा है, तो धीरे धीरे इसमें जो है वो आरएनए की सिंथेसिस होनी जो है वो चालू हो जाएगी। और ये हो गया अपना इनिशिएशन। अब इलोंगेशन, तो इलोंगेशन में कुछ खास नहीं है। इलोंगेशन में क्या होगा, पूरी की पूरी जो लंबाई है, पूरी की पूरी जो लंबाई, जब तक टर्मिनेशन सीक्वेंस नहीं आएगा, नया वाला न्यूक्लियोटाइड बस जो है वो एडिशन होते रहेगा। तो इलोंगेशन दोनों में ही, ना तो रेप्लिकेशन में क्योंकि एक लैगिंग स्ट्रैंड के कारण थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ट्रांसक्रिप्शन में इलोंगेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि हर बार जो है वो एक नया न्यूक्लियोटाइड का बस एडिशन करना है, उसके अलावा कुछ खास जो है उसमें नहीं करना है। एक्चुअल में ये कुछ इस तरीके से होता है। तो देखो ये है, जिस स्ट्रैंड का सिंथेसिस करना है, सिर्फ वही वाला स्ट्रैंड जो है इधर अंदर से गुजर रहा है आरएनए पॉलीमरेज के, और इसके जो है इतना, सिर्फ इतना छोटा सा टुकड़ा, क्योंकि अभी जब कल किसी ने पूछा भी था कि वो किस तरीके से टर्मिनेट कर दे रहा है, तो यहाँ पे देख लो कि आरएनए और डीएनए का जो ड्यूप्लेक्स बना है उसमें सिर्फ छोटा सा पोर्शन जो आरएनए पॉलीमरेज के अंदर है, सिर्फ वही हाइड्रोजन बॉन्ड बना के इसको जो है स्टेबिलिटी दिया हुआ है। पूरा पूरा आरएनए जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, और ये एक जो है वो पोर जैसा है जहां से जो है वो आरएनए बाहर निकलेगा। और ये आरएनए डीएनए हाइब्रिड की लेंथ भी कितनी है, लगभग 8 बेस पेयर। तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्टेबल बना के रखा हुआ है। तो ये एक तरीके से इस तरीके से काम होता है इसमें एग्जैक्टली। तो अब आते हैं हम लोग टर्मिनेशन में, कि जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन किस तरीके से होता है, कैसे। कुछ जो है वो उसमें स्टॉप सिग्नल होता है, वो स्टॉप सिग्नल जिसको हम लोग अभी देखते हैं। तो दो तरीके से हम लोग पढ़ ही चुके हैं, एक तो रो फैक्टर एक प्रोटीन होता है, तो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन कहते हैं, जिसमें रो फैक्टर जो एक प्रोटीन होता है उसकी मदद लेते हैं, और एक जो है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन होता है। तो ये हम लोगों ने कल जो देखा था ना उतना ही है, इसमें कुछ जो है वो एक्स्ट्रा नहीं है। तो क्या है सिग्नलिंग सीक्वेंस कौन सा है, 40 बेस पेयर लेंथ का इन्वर्टेड रिपीट या हाइफेनेटेड। इन्वर्टेड रिपीट का मीनिंग भी कल मैंने समझा दिया था, और उससे पहले भी जब डीएनए सीक्वेंस हम लोग डीएनए जब पढ़ रहे थे तो वहां पे भी इन्वर्टेड रिपीट आया था। तो यह जहां कहीं भी लगभग 40 बेस पेयर या के आसपास का कोई इन्वर्टेड रिपीट होगा, वहां पे जो है इस तरीके से टर्मिनेशन में होगा। और इस जगह पे टर्मिनेशन सिग्नल को जब पहचानेगा तो उस जगह पे एक रो फैक्टर प्रोटीन आएगा, और रो जो है वो एडीपी डिपेंडेंट आरएनए स्टिमुलेटेड हेलिकेज, जो कि उस सिग्नल सीक्वेंस से जो है वो बाइंड कर जाता है। और क्योंकि ये जो है वो आरएनए स्टिमुलेटेड हेलिकेज है, तो वो जो 8 बेस पेयर जो डीएनए आरएनए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा। इस वाले जो उसमें
ये जो 8 बेस पेयर का हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को जो है वो तोड़ देता है एटीपी से एनर्जी लेके। और जैसा ही ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो देखो ये जो है आरएनए इस डीएनए से रिलीज हो जाएगा। अब ये डीएनए से अटैच नहीं है, तो जब ये अटैच नहीं है तो इसमें अगला जो न्यूक्लियोटाइड है उसका जो है एडिशन नहीं हो सकता। तो इस तरीके से ये वाला जो है काम करता है। तो क्योंकि अब वो जो है उससे रिलीज हो गया है, तो अब जो है वो आरएनए पॉलीमरेज भी जो है उसमें फर्दर मूव नहीं करेगा, क्योंकि डीएनए भी जो पहले आरएनए से हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जो है वो ओपन रह रहा था, आगे आगे चल के जो है ओपन रह रहा था, वो भी अपने जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री वाले से जाके बाइंड कर जाएगा। ठीक इस तरीके से ये जो है वो यहाँ पर से रिलीज हो जाएगा कंप्लीटली। नेक्स्ट इज रो इंडिपेंडेंट। रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर, इसके दो डिस्टिंग्विश फीचर है। इन्वर्टेड रिपीट होंगे, ये दोनों में ही कॉमन है कि इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस होने चाहिए, लेकिन कब रो इंडिपेंडेंट होगा कब रो डिपेंडेंट होगा उसके लिए ये खास है। जैसे एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस GC रिच रीजन, पैलिंड्रोम का मतलब 5 to 3' डायरेक्शन में किसी भी स्ट्रैंड में पड़े सेम सीक्वेंस आना चाहिए, फॉलोड बाय 80 रिच रीजन से। GC रिच होने चाहिए और 80, क्योंकि GC रिच इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम लोग जब लूप बनाएंगे तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड उस लूप को ज्यादा अच्छे से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट से जो पॉलीड्रेमी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस की क्यों जरूरत थी? ताकि वो हेयरपिन स्ट्रक्चर बना सके। दूसरा इसका जो कॉमन फीचर है वो ये कि जहां कहीं भी इस तरीके का जो है वो इन्वर्टेड रिपीट होगा, उसके जस्ट बाद में जो है वो हाईली कंजर्व्ड जो है वो ए रेसिड्यूज होंगे, यानी ढेर सारे जो है वो तुमको एडेनिन वहां पे आसपास में मिल जाएंगे। तो उन एडेनिन के क्योंकि बहुत सारे एडेनिन मिलेंगे, तो उस जस्ट एडेनिन क्या जो ट्रांसक्राइब्ड वर्जन होगा आरएनए में वो क्या होगा? यू। तो अब इस तरीके से जो यू बने और उसमें जो है ए है, तो वो सब किस किस बॉन्ड से बने हैं? सब में दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड है। और अगर जो है आरएनए इस तरीके से जो है वो हेयर पिन बनाएगा तो उसमें जो है वो GC है, तो उसमें 3-3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इसलिए इस जो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से आगे जो बाइंड किया हुआ है उससे ज्यादा स्टेबल ये GC का जो हेयर पिन होता है वो हो जाता है। यहाँ देखो, ये मान लो कि एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, यानी ये वाला यहाँ से पलट करके एज इट इज T है, T A से बाइंड कर सकता है, C है, C जो है वो G से बाइंड कर सकता है, ये जो है मतलब जितने भी GGG हैं ये GCC से बाइंड कर सकते हैं, ये वाला C इस G से ये। तो ये जो है इसी प्रकार से जो है अगर इससे जो है वो कोई आरएनए बनेगा तो इसके जो भी कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे आपस में ये बॉन्डिंग करके एक जो है वो लूप जैसा बना सकते हैं। और ये क्योंकि सारे के सारे ट्रिपल बॉन्ड से बने हुए हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड से बने हुए हैं, तो और आरएनए पॉलीमरेज यहीं पर है जो सिंथेसिस करा रहा है, तो इस पिन को पार करके जो है आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ेगा। और इस पिन में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं, क्योंकि वो 3-3 हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं, तो वो ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है किससे, किसकी तुलना में? जो ए और यू, जो उससे जस्ट बाद में ए सीक्वेंस थे उसके बीच में जो दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं, ये इसलिए। तो क्योंकि अब पॉलीमरेज भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि यहाँ पे पिन बन गया है और उस वहां पे जो भी है उससे आगे नहीं हो पा रहा है, तो ये ज्यादा आसान है कि ए और यू के बीच के बॉन्ड को तोड़ दें, किसकी तुलना में? जी और सी वाले जो ये सीक्वेंस है इनकी बॉन्डिंग को तोड़ने की तुलना में। तो इसीलिए यहाँ ए और यू के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और डीएनए से जो है आरएनए अलग हो जाता है। और एक बार डीएनए से जब आरएनए अलग हुआ तो फिर जो है आगे कोई न्यूक्लियोटाइड का एडिशन नहीं होगा, वहीं पर से जो है ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप कर गया। तो ये था प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। अब पूछो किसको क्या पूछना है।